अच्छा। जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग की बात है, अगर हम बुक को देखेंगे ना, तो बुक में भी बार-बार इस जगह-जगह यही लिखा है और जगह पे जहाँ पे कंप्लीट नॉलेज किसी एक चीज़ की ले रहे होंगे, तो वहाँ पे बार-बार यही लिखा होता है क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हम पिक कर रहे होते हैं और फिर बाकी चीज़ों को थोड़ा साइड पे करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर उन चीज़ों को भी हम कवर कर रहे होते हैं, तो फिर वो कनेक्ट अपने माइंड में आसानी से कर पा रहे होते हैं। जितने रिसर्चर्स हैं, जो बुक्स लिखते हैं, वो बहुत सोच समझ के लिखते हैं कि किस तरीके से आसानी से किसी भी स्टूडेंट को समझ में आए। तो चॉइस ऑफ बुक हमारी अच्छी है, हमने उसको शेयर भी कर दिया है 7 पीएम वाले चैट में, वहाँ से आप बुक ले लो और जितनी प्रैक्टिस जहाँ तक हो सके लेकिन समझ के हो सके तो बहुत अच्छा है, कि समझते हुए उसकी प्रैक्टिस करो। कल जो क्लास में चीज़ें हुई थी, हम टेंसर्स, वेक्टर्स, स्केलर्स को पढ़ रहे थे, कोई डिस्क्राइब करना चाहेगा लिटिल बिट कि उसको क्या समझ में आया? भले से गलत हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ डिस्क्राइब करेगा कोई? यस मैम, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। हुँ, हुँ। सबसे पहले हमारे पास मैम स्केलर होते हैं। स्केलर जो होते हैं वो हमारे पास जीरो डायमेंशनल टेंसर होते हैं। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम होता है या नंबर होता है कोई। जो हमारे पास वन डी टेंसर होते हैं वो बेसिकली एक डायरेक्शन में होते हैं, वन डायरेक्शन में, या तो कॉलम की डायरेक्शन में होते हैं या तो रो की डायरेक्शन में होते हैं। तो उसे हम खाली वेक्टर कहते हैं और वन डायमेंशनल टेंसर भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास टू डी टेंसर होते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रही होती है, और थ्री डी टेंसर के अंदर हमारे पास मतलब अगर हम कंबाइन करें हमारे पास थर्ड भी एक डायरेक्शन आ जाती है, तो उसको हम थ्री डी टेंसर कहते हैं। हुँ। अच्छा, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये जो मैट्रिसेस रैंक 2 टेंसर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कहते हैं, एन एरे ऑफ वेक्टर इज़ अ मैट्रिक्स। जो हमारे पास वेक्टर्स का एक एरे होता है, उसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, और रैंक 2 टेंसर। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल 2 रैंक 2 टेंसर है? किसी को थोड़ा इसका आसान कोई मेथड पता है? हम ज्यादातर जो देखते हैं एक ही दफे, क्योंकि जब अंदर अंदर की डायमेंशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो हमें ये नजर आ रहा है, क्योंकि ये थ्री थ्री अलग अलग हमें लिस्ट टाइप की वो नजर आ रही है इंटरप्रिटेशन, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये शायद 3D टेंसर है, लेकिन ऊपर लिखा है मैं क्लास में हूँ। तो अगर हम इसको यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स से हम इसकी डायमेंशनैलिटी को चेक कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ, ये एक इजी वे है इसको समझने का, क्योंकि जब बहुत सारे नंबर्स आपके सामने होते हैं तो फिर आप उसको बार बार गिने कि अंदर अंदर की इसकी वो कितनी है, डायमेंशंस कितनी है। तो अगर इसके हम ब्रैकेट्स को देख ले तो हमें पता चल जाता है कि इसकी डायमेंशंस 2 हैं। द एंट्रीज फ्रॉम द फर्स्ट एक्सिस आर कॉल्ड रोज। ये हमें पता है कि ये जो रोज कौन सी होती हैं, कॉलम्स कौन सी होते हैं। उसके बाद एंट्रीज फ्रॉम सेकेंड एक्सिस आर कॉल्ड द कॉलम्स। पहली एक्सिस हम उसको ऐसे देखेंगे कि एक रोज की कॉलम है, एक रोज की एक्सिस है और एक कॉलम की एक्सिस है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल 578,234,0 इज द फर्स्ट रो ऑफ एक्स। अगर हम इसको देखें तो ये पहली रो है एक्स की, आर कॉल्ड द एंड द एंट्रीज फ्रॉम द सेकेंड एक्सिस आर कॉल्ड कॉलम्स। सेकेंड एक्सिस कौन सी है? सेकेंड एक्सिस मैं इससे बता देती हूँ। इसको हम ऐसे देखें तो ये इसकी सेकेंड एक्सिस है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल 578,234,0 इज रो, और ये वाली इसकी ये कॉलम आ गया और ये रो आ गया। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सभी को पता ही होगी आई थिंक। अगर नहीं कुछ बात पता या पता करना है तो दोबारा से पूछ लो। द एंट्रीज फ्रॉम द फर्स्ट एक्सेस आर कॉल्ड, ठीक है, ये वाली चीज हो गया। अब कहते हैं रैंक 3 जो टेंसर है वो कैसे होगा, किस तरीके से है। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास 3 ब्रैकेट्स हैं इनिशियल पे और 3 ब्रैकेट्स हैं एंड पे।
If you pack such matrices in a new array, you obtain a rank 3 tensor, a 3D tensor, which you will visually interpret as a cube of numbers. Following is an numpy rank 3 tensor. तो उसकी एग्जाम्पल ये दे रहा है, और एग्जाम्पल इसी तरह से अगर चला के देखोगे ना, x इज इक्वल टू समथिंग np डॉट एरे करके देखोगे, और उसके बाद इसकी x की डायमेंशन चेक करोगे, उसका तरीका क्या है, x डॉट एंडिम करेंगे तो वो उसकी डायमेंशन बता देगा कि इस एरे की डायमेंशन 3 है. By packing rank 3 tensor in an array, you can create a rank 4 tensor. And so on. In deep learning, you will generally manipulate tensor with rank 0 to 4. अब आप डीप लर्निंग में ये देखते हैं कि आप मैनिपुलेट कर रहे होते हैं जब टेंसर को, तो वो 0 रैंक टेंसर से लेकर 4 रैंक टेंसर्स तक होते हैं. ऑल्दो यू मे गो अप टू 5 इफ यू प्रोसेस वीडियो डेटा. यहाँ तक पिक्चर्स डेटा की जब बात आ जाती है तो वो 4 तक जाता है, और अगर इससे आगे आप जाएंगे तो फिर आप वीडियो डेटा की प्रोसेसिंग की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे फिर फ्रेम्स आ रहे होते हैं, और फिर उन फ्रेम्स के थ्रू वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि अब ये फ्रेम है तो इसके इसका टेंस इसके जो वो पूरी होगी मल्टीप्लिकेशन टेंसर्स की वैसे होगी, अगले फ्रेम की ऐसे होगी, एंड सो ऑन. की एट्रीब्यूट्स क्या है, टेंसर इज डिफाइंड बाय 3. अच्छा, यहाँ पे कोई अगर ऐड करना चाहे कि हम टेंसर्स को क्यों देख रहे हैं, हम इस वक्त टेंसर्स क्यों पढ़ रहे हैं. मैम मेरा एक क्वेश्चन था। बोले. मेरी फर्स्ट क्लास है और ये एआई के नेम से कोर्स है, थोड़ा मुझे गाइड कर देंगे? मतलब मुझे पता है मशीन लर्निंग और एआई का, तो इस कोर्स में हम क्या कवर करेंगे? मेन अभी मतलब तुम मशीन थोड़ा सा लर्निंग अपने, वगैरह। सबसे पहले तो अपनी वॉइस को थोड़ा सा बढ़ाओ. अम, थोड़ा मेरी तरफ शोर ज्यादा है, थोड़ा सा जोर से बोलो. हेलो. वो ये पूछ रही है कि हम मशीन लर्निंग के कोर्सेज से, तो आई थिंक शी नो दैट मशीन लर्निंग कोर्सेज अभी जो हम पढ़ रहे हैं इससे हम क्या करना चाहेंगे। मीन डीप लर्निंग के मॉडल से इसका आई थिंक क्वेश्चन है कि हम क्या करना चाहते हैं। मैम आई थिंक मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इस कोर्स का पर्पस क्या है, ये पूछ रही हूँ कि एआई के नेम से कोर्स है ना, एआई फॉर। इस हाँ, इस कोर्स का पर्पस है कि हम एआई से रिलेटेड मॉडल, एक एआई का मॉडल ट्रेन कर सकें, जिसको हम एक ऐप या वेबसाइट की सूरत में यूज कर सकें. उसके बीच में जितनी भी चीजें आ जाती हैं, जिसमें जितनी भी सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं, जितनी भी सारी सारी चीजें जो हमें सीखने की जरूरत है, वो हम सब सीखेंगे. सो यू आर गोइंग टू बी फुल स्टैक डेवलपर ऑफ एआई. ओके ओके मैम मैम। इसमें एपीआई इंटीग्रेशन करवाएंगे? सब कराएंगे, एपीआई इंटीग्रेशन भी कराएंगे. ओके मैम। अच्छा, यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैम चीजें थी वो मैंने पूछा था कि किसी को ये समझ में आ रहा है कि हम टेंसर्स को क्यों पढ़ रहे हैं. मैम एक टेंसर फ्लो के नेम से लाइब्रेरी होती है तो। मैम क्योंकि कोई हमारे पास टेंशन जो नहीं. पिक्चर्स होती हैं या फिर ऑडियोज होती हैं या जो भी डेटा होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, उसके लिए। नंबर्स की फॉर्म में होता है, और उन नंबर्स को हम मुख्तलिफ तरह की मल्टीप्लिकेशन और प्लस और ये सारी चीजें हो रही होती हैं, तो वो जब हमारा डेटा जब जा रहा होता है तो वो सारा कुछ नंबर्स की फॉर्म में जा रहा होता है, और वो डिफरेंट उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं. तो इस वजह से हम थोड़ा सा अगर टेंसर्स को समझ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि पीछे थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, पूरी तरह तो नहीं समझ सकते कि पीछे काम क्या हो रहा है. तो यहाँ पे इसने शेप के बारे में, रैंक के बारे में पहले बता दिया था, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया. शेप के बारे में बता दिया कि 3 डायमेंशंस होंगी, तो आपने शेप उसका कैसे चेक करना है, वो शेप उसको बता देगा कि किस तरीके से. और उसके बाद डेटा टाइप के बारे में बता रहे हैं, यूजुअली कॉल्ड डेटा टाइप डी टाइप इन पाइथन लाइब्रेरी. अगर हमें कहीं पे भी किसी भी अपने एरे का डेटा टाइप चेक करना है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपने इसको डी टाइप करके चेक कर सकते हैं. दिस इज द टाइप ऑफ डेटा कंटेन इन द टेंसर. इसमें एग्जांपल्स में फ्लोट 16, फ्लोट 32, फ्लोट 64, यू इंटीजर 8 और ये सारे आते हैं. लेकिन हम जब इसमें डीप लर्निंग के मॉडल्स में काम कर रहे होते हैं, तो इन जनरल हम उसको फ्लोट 32 के अंदर चेंज कर रहे होते हैं, ताकि वो हमारे मॉडल्स, जो जो मॉडल हम इन जनरल में बात कर रही हूँ, जो मॉडल हम रन कर रहे होते हैं वो ज्यादातर उस तरह की इंटरप्रिटेशन को जो फ्लोट 32 में होता है उसको समझ रहा होता है.
अर्शी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहोगी तो? नहीं, मैं थोड़ी सी कंसंट्रेट नहीं थी, किस चीज को डिस्क्राइब करना है? तो नहीं, कुछ भी नहीं करना, ये फ्लोट में हम डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं, हाँ, तो फ्लोट में ज्यादातर हम डेटा। फ्लोट। हम्म। 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 के हाँ बोलो। मतलब, हाँ, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं मॉडल की अपनी, उसमें अगर कोई फ्रिक्शन वैल्यूज आती हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आता है। मतलब लाइक आप एक इंटीजर को भी अगर डॉट लगा दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब आप फ्लॉट वैल्यूज के अंदर किसी डॉट के बाद की वैल्यूज को स्किप कर देते हो तो फिर आपकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ जाता है। लाइक अगर 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू है तो वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम अपने स्टैंडर्ड को 1 और 0 के दरमियान ही सेट करना चाह रहे हैं तो सोचो फिर पॉइंट की बाद की वैल्यू हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंट के साथ पॉइंट लगा देना, उसको फ्लोट में चेंज कर देना कि लाइक 67 पॉइंट समथिंग, लाइक 0, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन हाँ, फ्लोट वैल्यूज में से अगर हम उसके बाद की जीरो के बाद से जो वैल्यूज स्टार्ट होती हैं उसको स्किप कर दें तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। दैट्स वाई हम मॉडल में जब भी अपना डेटा टाइप को रखते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम फ्लोट में ही दें ताकि हमारी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। ये वाली जो इसकी कोड की ये 2 लाइन्स थी, ये हमने पहले भी चलाई थी, दरवाजा बंद करो। और इसको ये दोबारा डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हम इसको दूसरी लाइट में देखेंगे कि जब हमने सारे अपने टेंसर्स को देख लिया कि रैंक 1 कौन सा है, रैंक 2 कौन सा है, तो अब ये इसको यहाँ पे इसने लोड किया डेटा को, और डेटा लोड करने के बाद ये इसको चेक कर रहा है कि ये ट्रेन इमेजेस की डायमेंशंस क्या हैं। तो ये इसको बता रहा है कि 3 डायमेंशंस हैं। अब डायमेंशंस चेक करने के बाद ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ है डायमेंशन में। तो फिर ये इसको बता रहा है कि 60,000 यहाँ पे पिक्चर्स हैं, और 28 इसकी शायद एक्स वैल्यूज और 28 वाई वैल्यूज, जो जिसको वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल वो कर रहा था। या हम अगर पिक्चर की रेजोल्यूशन को इस तरह से देखें तो फिर ये वाली जो वैल्यूज और इस तरह से, तो हम इसको कहेंगे 28 बाई 28 की पिक्चर्स है। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, यस शो एंड मैम। हो दिस रही है हमारी स्क्रीन। दिस इज इट्स डेटा टाइप, द डी टाइप एट्रीब्यूट। अब इसने कहा कि अब इसका डेटा टाइप, जो इसने अभी एक नई चीज ऐड की थी कि आप डेटा टाइप कैसे उसका चेक कर सकते हैं। तो अब आपने जो आपने एक्चुअल डेटा उठाया, अभी तक आप अलग अलग एरेज के ऊपर खुद ही एरे बना रहे थे और उसको चेक कर रहे थे। अब आपने एक एक्चुअल डेटा उठाया है, एमनेस डेटा सेट, और उसकी वो चेक कर रहा है कि वो क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो वो बता रहा है कि ये इंट 8 है। सो व्हाट वी हैव हियर इज अ रैंक 3 टेंसर। फिर हमें क्या पता चल गया, हमारे पास क्या है, रैंक 3 टेंसर है, 8 बिट इंटीजर्स हैं, जो कि यहाँ पे पता चला। मोर प्रिसाइजली इज एन एरे ऑफ, और फिर अगर और प्रिसाइज हम कर दें उसको, तो हमारे पास 60,000 मैट्रिसेस हैं, इमेजेस हैं, और जिसकी जिसकी रेजोल्यूशन 28 बाई 28 है। ईच सच मैट्रिक्स इज अ ग्रे स्केल इमेज। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये सारे जो इमेजेस हैं ये ग्रे स्केल इमेज है, विद कोफिशिएंट बिटवीन 0 एंड 255। इसको भी हमने डिस्कस किया था कि इनकी वैल्यूज 0 और 255 के बीच में है। लेट्स डिस्प्ले द 4 डिजिट इन द रैंक 3 टेंसर यूजिंग द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, वेल नोन। अच्छा, अब हमें किसी भी डेटा को, जब हमें उसको ग्राफ फॉर्म में या इस तरह से देखना होता है, जैसे ये एक इमेज दिखा रहा है, तो हम उसमें कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड हो रही है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, और ये दिखाएगा कि इसको यहाँ पे कैसे विजुलाइज किया है। ऑफ कोर्स सिंगल या 2 लाइन कोड ही होगा जिसके थ्रू उसको देख पाएगा, विच कम्स प्री इंस्टॉल्ड इन कोलैब। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि पाइथन की ये पहले से, ये वाली जो लाइब्रेरी है कोलैब में पहले से है। तो यहाँ पे इसको इसने 9 दिखाया कि कौन से पे पड़ा है 9। अच्छा, ये जो ग्राफ है फोर्थ ना, में। जो लाइक हम्म। हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हम ग्राफ्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी मतलब हमारे पाइथन में लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, मैटप्लॉटलिब, जिसको हम मतलब स्मॉल पीएलटी करके हम कॉल करते हैं। तो आप इसके पैरामीटर्स देख लीजिएगा, जाकर मैटप्लॉट को आप सर्च कीजिएगा तो ये आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। इसमें सिंपल इतना मतलब वो नहीं है कोड वगैरह।
बस आप इसको मगर फिर भी देख लेना, क्योंकि आपको इसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए, हम किस तरीके से क्या चीज देते हैं, फिर इसके कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे आई एम शो कर रहा है, वो शो क्या करेगा, वो डायग्राम को शो करेगा। और फिर प्लॉट, जब तक आप शो प्लॉट नहीं करोगे तो वो आपको तस्वीर को दिखाएगा नहीं। तो इसके थोड़े छोटे से कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं मैटप्लॉटलिब के, तो वो आप लोग ना खुद जाके थोड़ी सी लाइब्रेरी गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो ये आपको इसके सारी फंक्शनैलिटी का पता चल जाएगा। यहाँ जैसे पे सिंपल बस एक कोड लिखा है जिसमें ये कह रहा है कि इंपोर्ट कर लो matplot.py प्लॉट से पीएलटी, SPLT उसका नाम रख दो कि ये उसका नाम है पीएलटी। उसके बाद कहते हैं डिजिट कौन सा है, ट्रेन इमेजेस में से डिजिट ले लो 4 वाला। उसके बाद कहता है पीएलटी शो कर दो डिजिट को इस नहीं, सी ये जो मैप। डिजिट में एक वेरिएबल को सेव करा रहा है, जो ट्रेन इमेज का लेबल ये उठा रहा है, कह रहा है कि ट्रेन इमेज में से 4 उठा लो। अच्छा, लेबल अभी ये नहीं, ट्रेन इमेज उठा रहा है जो 4 पर पड़ा है, ठीक है। अब 4 पे कुछ भी हो सकता है, 4 पे 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये उसका एक्सेस डिफाइन कर रहा है कि 4 पे जो इमेज पड़ा है वो उठा लो। तो अब हम उन्हें उसको एक डिजिट वेरिएबल में सेव कर दिया। अब डिजिट को देखो, हम यहाँ पे ये करें ना, प्लॉट डॉट आई एम शो डिजिट, डिजिट को वो शो कराएगा और किस में, CMP, और ये प्लॉट करवाएगा और CMP बाइनरी में, ठीक है, बाइनरी में मीन वही डिजिट्स के अंदर, ठीक है। और फिर ये नीचे शो करा रहा है। अच्छा, शो कराने से आप ये देखो, ये नीचे क्या क्रॉसपॉन्डिंगली लेबल, अच्छा उसके क्रॉसपॉन्डिंग लेबल ने क्या प्रिडिक्ट करा है, देखें आप लोग खुद देखें कि लेवल 4 से उसने एक इमेज उठाया और प्रिडिक्ट क्या करा, कि प्रिडिक्शन में क्या आया है कि वो जो पिक्चर हमारी बनी है बाइनरी उस पर, वो 9 बनी है। आई थिंक साकिब का कोई क्वेश्चन है, ले लो। अच्छा, बस साकिब ये का क्या? बस ये मैं आप और अच्छे में समझाता हूँ, मैं इसके ऊपर करिएगा कोड। हेलो। हाँ हाँ, हाँ आपको हाँ नजर आ रहा है जी। कोड ये रहा। ये सबसे सबसे पहले जो हमने मैट प्लॉट लिब से एक पाई प्लॉट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है। दूसरी में जो हमारे ये जो डिजिट नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें हमने 10 हाँ इमेजेस में से कोई भी रैंडम इमेज उठा के लिया है और उस वेरिएबल में सेव हाँ। अब करवा दिया है। यस, अब इसको ही अगर अनम यहाँ चेंज कर देती है ना, लाइक 6 लिख देती है, तो उसका लेबल कुछ और आ जाएगा, हमें नहीं यस पता मैम। कि कौन सा। हाँ। और ये जो PLT IM शो हमने यूज़ करा है, ये फंक्शन इसलिए यूज़ करा है, जो हमारे पास ये इमेज रखी हुई है बैक एंड पे, ये हमारे वेक्टर्स में कन्वर्ट है। हम्म। वेक्टर्स में कन्वर्ट है और उसको हम लोग शो करेंगे तो वो नंबर्स की फॉर्म में आएगा, उसको हम लोग को यस। ग्राफ की फॉर्म में दिखाना है। इसलिए हम्म। हमने उसको डिजिट दिया है, इससे उसका हम्म। ग्राफ बना है। और ये जो सी मैप लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपकी कलरिंग स्कीम होती है, हम्म। जिससे ये जो ग्राफ बना होगा उसका कलर आया होगा सी मैप के थ्रू। हाँ, सी मैप बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहा है उसका, सेंटीमीटर्स और समथिंग नो लाइक नो दैट। नो। सी मैप का नो। ये सी मैप का मतलब होता है, ये जो हम लोग उसकी थीम रख रहे हैं ना, बेसिकली जो थीम होती है कि बोलो बोलो। हम लोग कौन सा कलर रख रहे हैं, ये सी मैप उसके लिए यूज हुआ हुआ है यहाँ पे। और जो उसके डायमेंशन वगैरह होंगे थोड़ा बहुत मतलब थीम के लिए यूज हुआ हुआ है। ओके, हाँ, ठीक है। आगे चले। हाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कोई स्लाइसिंग को बताना चाहेगा? किसी को थोड़ा सा आइडिया है स्लाइसिंग का? ये यहाँ पे अब स्लाइस ये बता रहा है कि जो टेंसर हमारे पास, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल बेसिकली रहा है? हमने बेसिकली हमने यहाँ पे स्लाइसिंग का एक वेरिएबल लिया है। उसमें जितनी भी हमारी 10 इमेजेस में थी, उसमें से स्लाइस कर दिया कि 10 से लेके 100 तक का जितनी भी इमेजेस लाया करती है सारी उठा के ले आओ। ठीक है। और फिर उसका हमने शेप देख लिया है सिंपली, और वो 90 इमेज बनती है, 10 से 100 तक 90 इमेजेस हो गई। और उनकी हाइट हो गई 28 और विड्थ हो गई उनकी 28। बिल्कुल ठीक है। स्लाइसिंग में हम स्लाइसिंग वाला हम टॉपिक काफी सारा वो डिटेल से देख चुके हैं। बाद में फिर वो, अच्छा इसमें पेंडास में आई लॉक जो होता है वो तकरीबन सेम काम कर रहा होता है।
लेकिन यहाँ पे हमें मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस को देखने के लिए ज़रूरी होता है कि स्लाइसिंग हमें थोड़ी सी आती हो, ताकि हम जिस तरह से इसने इसको शेप को चेक किया, अलग से एक डेटा का छोटा सा चंक उठा के 90 पिक्चर्स को उठा के, वैसे हम वो सारी चीज़ें उसको करके देख सकते हैं। इट्स इक्विवेलेंट टू दिस मोर डिटेल नोटेशन। अब ये इसकी और डिटेल बता रहा है कि अगर ये और डिटेल में जाए तो आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक हम मॉडल की तरफ जाए। हाँ, तो अच्छा, मॉडल इस ट्रेन करके दिखा दो ना, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको दिखा दो स्लाइसिंग में, और इसमें वो जो प्लॉट बन रहा है, ताकि फिर इन लोगों को आइडिया हो जाए कि मॉडल रन कैसे होता है। स्लाइसिंग का मॉडल, मॉडल का वो तो स्लाइसिंग प्रैक्टिस के लिए कराई हुई है, उसका तो मॉडल से ताल्लुक नहीं है। मॉडल तो नहीं, यहाँ पे मतलब वो पिक्चर कैसे शो होगी, जो ट्रेन मॉडल आया है हमारा वो क्या है। स्लाइसिंग से कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें स्क्रीन वो दे रही हूँ, कंट्रोल दे रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मतलब मॉडल को ट्रेन करके दिखा दो, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना ये कोड। अब ये जो प्रिडिक्शन में जो उसने प्रिडिक्ट करा है 9 को, तो वो मैं कह रही हूँ, तुमने पहले भी सेल कोड बनाए हुए उठा थे लूँ ना। हाँ, ये ये सारा वाला। कोड उठा के, हाँ, मतलब जहां तक तुमने एक नोटबुक बनाई हुई थी ना, उस नोटबुक को आगे रन कर लो। हाँ, यहाँ तक तो हुआ हुआ है काम, बस एक ही सेल है जो चला हुआ है, जिसमें हमने इसको क्या किया था। बस ये कराया था। वैसे एक चीज बतानी थी यहाँ पे। हेलो। बताओ। हाँ हाँ, बताओ अ, बताओ, आवाज। ये ये हमने प्रिडिक्शन नहीं करी है। ये हमने प्रिडिक्ट नहीं करा है, जो अभी हमने ग्राफ बनाया ना। ये हमने खाली अपनी टेस्टिंग के लिए, खुद समझने के लिए एक सैंपल को प्लॉट करके चेक करा है कि वो मतलब बैकएंड पे वो रखा हुआ क्या है, वेक्टर्स की फॉर्म में। अभी प्रिडिक्ट आगे करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेडिक्शन अभी नहीं हुई है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बिल्कुल उसी उसी तरीके से आ गया जैसे हमारे पास बुक में वहां पे था। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे इसने वो मैं इसका प्लॉट बना के, और अब इसको वैसे भी चेक कर रहा है कि इसके ऊपर पड़ा हुआ क्या था, ताकि रीचेक हो जाए कि क्या इसके ऊपर 9 ही था पड़ा हुआ यहाँ पे। तो इसको चेक कर लो। 9 नहीं है, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस किताब की तरफ। अब इस पे इसके अलावा कौन सा कोड रशी चलाना चाहिए? आई थिंक अब हम उम, 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 इसको समझ लें थोड़ा सा। अच्छा अर्शी, देखो तुम क्लास में हो। हाँ हाँ, मैं क्लास में ही हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस वाले इनके इनके ऊपर आ जाओ। थोड़ा सा वेक्टर डेटा रैंक टू टेंसर ऑफ शेप सैंपल एंड फीचर्स। इसके अंदर क्या है, सैंपल्स हैं और फीचर्स हैं, तो इसकी डायमेंशंस क्या हो गई? आई टू थिंक डायमेंशन। टू टू हो गई ना। जिसमें हाँ, हम जैसे कॉलम्स एंड रोज को देख लेते हैं। एक कॉलम है, नहीं, एक रो है, वो सैंपल्स। हाँ, सैंपल्स हैं और फीचर्स वो हैं जो मतलब उसके वो होंगे, रॉ एंड कॉलम होंगे, नहीं, रॉ रो एंड एंड कॉलम कॉलम ही सैंपल। होंगे ना। हाँ, फीचर, रो एंड हाँ। कॉलम ही होंगे। टाइम मिस सीरीज डेटा और कुछ नहीं, मिस ये कोई कुछ आपने बोल रहा है। मैं बोल रहा था, ये जो आपने अभी प्लॉट करा है, इसमें सी मैप किया था ना, मैग्मा रख के चेक करिएगा। सी मैप पे स्ट्रिंग की फॉर्म मैग्मा में। रख के चेक। यस क्यों? यस। स्ट्रिंग की फॉर्म में, वो ये तो जो सबका ये जो सबका ये डाउट है ना, क्लियर हो जाएगा। नहीं, सबको डाउट नहीं है। ये जो जो चीजें तुम्हें लगता है ना कि ऐड करनी है, उनको तुम जो है एक नोटबुक वो करो, और शुरू के 10 मिनट या आखिर के 10 मिनट तुम ले लो आराम से। उसमें फिर ये है कि तुम उस चीज को करके दिखाओ खुद से, अपनी स्क्रीन शेयर करके। टाइम सीरीज ओके। डेटा और सीक्वेंस डेटा, अदरवाइज हम अपने मुद्दे से हट जाएंगे ना। हमें एक कोर्स को जो है प्रॉपर लेके चलना है। टाइम सीरीज डेटा और सीक्वेंस डेटा रैंक 3 टेंसर ऑफ शेप सैंपल टाइम स्टेप्स और फीचर्स। अब इसमें क्या है, एक इसकी डायमेंशंस क्या है, 3 हो गई, वेयर ईच सैंपल इज अ सीक्वेंस ऑफ लेंथ टाइम स्टेप्स, जहां पे टाइम उसके साथ ऐड होता जा रहा है।
देन हमारे पास इमेजेस आ गए। इमेज हमारे पास 4 टेंसर्स हैं, जिसमें क्या है, सैंपल है, हाइट, विड्थ और चैनल्स। सैंपल्स में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है 60, 30, 40 जो भी हो। फिर उसके हम जो 28x28 देख रहे थे वो क्या है, एक हाइट है, एक उसकी विड्थ है। और फिर चैनल्स जो हम देख रहे थे वो या तो ग्रे स्केल इमेजेस हैं, और या फिर RGB, हाँ, रेड ग्रीन ब्लू, या फिर वो है वेयर हाँ, नहीं कैन। नहीं, एक सेकेंड, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये हम पढ़ रहे हैं बेसिकली टेंसर्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। हम डायमेंशंस का नहीं पढ़ रहे हैं कि टेंसर्स में, कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ डेटा टेंसर्स, ठीक है। अगर वेक्टर में आपके पास डेटा आ रहा है तो उसके अंदर आपके पास टेंसर्स किस फॉर्म में होंगे? अगर वेक्टर में डेटा है तो सिर्फ आपके पास फीचर्स होंगे। फीचर्स मीन सिर्फ एक आपके पास एरे होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ एरे चल रहा होगा, वो फीचर्स हो गए, इसमें कोई रॉ नहीं होगी, और इसमें सैंपल का डेटा होगा, ठीक है। जब आप टेंसर्स की शक्ल में मॉडल में अपना डेटा डालोगे, तो जब टू रैंक टेंसर्स पे का बात करोगे, तो सिर्फ वो क्या होगा, एक फीचर होगा। फीचर मीन जिसमें सिर्फ आपकी एक रॉ होगी, एक एरे होगा, एक लिस्ट होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब आप टाइम सीरीज पे जाओगे तो उसमें सैंपल्स भी हो जाएंगे, टाइम स्टैम्प्स भी आ जाएंगी, और फीचर्स भी आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका 3 रैंक टेंसर शेप, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इमेजेस पे चले जाओगे, कलर्ड इमेजेस पर, ठीक है ना, तो उसका क्या टेंसर होगा, वो 4 टेंसर ऑफ शेप होगा। किस तरीके से? उसमें सैंपल्स आ गए, फिर आपकी एक आ गई हाइट, एक आ गई आपकी विड्थ, और फिर उसमें क्या चला गया, आपकी हाइट और विड्थ में बीच में जो आपका एक पिक्सल है, उसके इन डेप्थ जब जाओगे आपके उसमें आ जाएंगे चैनल्स। अच्छा, वो जो चैनल्स होंगे आपके, वो मतलब आपके 3 चैनल्स होंगे, RGB, ठीक है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से जब आप 5 टेंसर्स में चले जाओगे, 5 टेंसर्स के अंदर जब जाओगे, अच्छा डी नहीं, 5 टेंसर्स में, ठीक है। जब आप टेंसर्स में जाओगे, उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, वीडियोस भी आ जाएंगी। क्या? एक फ्रेमवर्क, टाइम फ्रेम आ जाएगा आपके पास। उसमें आपके पास पहले एक्सिस पर हमेशा, जब भी आप उसको रीड करोगे टेंसर फॉर्मेट में, किसी भी उसको जब आपने रखना होगा या वैल्यूज देनी होंगी, सबसे पहला वाला जो एक्सेस होगा उस पर आपकी क्या आएगी, सैंपल्स, फिर आपके फ्रेम्स आएंगे, उसके बाद आपकी हाइट एंड विड्थ, एंड आखिर में चैनल, ठीक है। और फिर कह रहा है विच वेयर ईच सैंपल इज द सीक्वेंस ऑफ अ लेंथ फ्रेम ऑफ अ इमेजेस, ठीक है। ये आपको उसने एक टेंसर्स बताए हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करके अपने मॉडल के अंदर डालते हैं। तो डेटा आपके मॉडल में जाना, और किस तरीके से आपके मॉडल के अंदर डेटा को देना है। सैंपल सबसे पहले, जैसे अभी ऊपर अनम ने दिखाया था 6000 इमेजेस का डेटा आप दे रहे थे, तो वो पहले 6000 क्यों लिखा? क्योंकि उसमें आपने क्या देना था, आपने एक टेंसर फॉर्मेट में अपने मॉडल को डेटा प्रोवाइड करना है। तो उसमें हम ऐसे नहीं कर सकते 28x28 एंड 6000 बाद में रखें, नहीं, इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको टेंसर, इस तरीके से ये टेंसर की वैल्यूज को डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक ग्रे स्केल इमेज था, तो उसमें आपने 60,000 इमेजेस लिया और फीचर ले लिया। फीचर क्या हो गया, वो आपका वही हो गया 28x28, उसकी विड्थ एंड हाइट, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, अब बात हो रही है वेक्टर डेटा की। अभी हमने टेंसर्स की बात करी थी कि अगर हमारे पास डेटा वेक्टर फॉर्म में आता है, मैट्रिसेस फॉर्म में आता है, किसी भी फॉर्मेट में आता है, उसको हमने अपने मॉडल के अंदर किस तरीके से पुट करना है, किस तरीके से डालना है, वो हमने ऊपर पढ़ा अभी टेंसर्स। इसी शेप में हमेशा हमारा डेटा जाएगा। अगर वो कलर्ड इमेज का होगा तो वो इसी तरीके से जाएगा, पहले हाइट, विड्थ एंड फिर चैनल आएगा, और सबसे पहले सैंपल्स आएंगे और फ्रेम आएगा, ठीक है, अगर वो वीडियो का चैनल है। तो इसी सीक्वेंस में आपको डेटा को डालना पड़ेगा। अब बनम तुम बता दो कि ये वेक्टर डेटा क्या है, ठीक है। अभी हमने तुम टेंसर्स बताओ, बनाए। इसको भी तुम एक्सप्लेन करो, अच्छा, इस वेक्टर वाले को। डेटा ये कह रहे हैं कि this is one of the most common case in this such data. Each signal data point can be encoded a vector, ठीक है, and thus the batches of a data will be encoded a rank 2 tensor that, हाँ देखें, अब ये क्यों कह रहा है कि वेक्टर डेटा आपका 2 टेंसर्स में होगा? क्यों होगा? क्योंकि एक वेक्टर, वेक्टर क्या है, एक ऐसी शेप
जो सिर्फ एक सीक्वेंस में चल रही हो। अच्छा, जीरो टेंसर में क्या होता है, कोई शेप नहीं होती, वो स्केलर होता है। इसमें टू टेंसर की क्यों बात हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ फीचर्स आ रहे हैं। और क्या बताया जा रहा है, फीचर्स। एंड आपके फर्स्ट एक्सिस पे आपके बताए जाएंगे सैंपल। कि भाई अगर वेक्टर डेटा है तो उसकी शेप आप टेंसर में कैसे डालोगे, पहले आप लोगे उसके सैंपल। सैंपल लाइक अगर 2000 सैंपल है तो आपने पहले डिफाइन करना है कि आपने अब वेक्टर डेटा को जब आपने पुट करना है किसी मॉडल के अंदर, तो पहले आप सैंपल डिफाइन करोगे पहले एक्सिस पर। एंड देन दूसरे पर आप जाओगे कि आप उसका वो फिर ये डिफाइन करोगे उसका फीचर। ठीक है, उसके फीचर्स आएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ फीचर्स ही होते हैं वेक्टर डेटा में। आप लोग को पता है ना, क्योंकि एक जस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है और उसके अंदर सिंपल 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए होते हैं। तो उसमें नीचे कोई रॉ तो नहीं आ रही ना, तो वो एक वेक्टर फॉर्मेट में डेटा है। ठीक है। इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं डायमेंशन क्या, तुम जो वेक्टर को बता रही हो नहीं नहीं, आगे। ऐसे नहीं, सिंपल एक लिस्ट बनाओ। सिंपल एक लिस्ट बनाओ, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट बनाओ। यहाँ पे इसको देखो, ये कहता है एन एक्चुअल डेटा सेट ऑफ पीपल वेयर वी कंसीडर ईच पर्सन एज जेंडर एंड इनकम। हाँ तो यहाँ पे हाँ अगर हम ये सोचें कि ये एज पर्सन का नाम है, एज हाँ है, जेंडर हाँ है, इनकम है। ईच हाँ पर्सन कैन बी कैरेक्टराइज एज अ वेक्टर ऑफ 3 वैल्यूज। तो हर बंदे की 3 वैल्यूज हैं, एज, हाँ जेंडर और इनकम। उसके बाद ये हाँ। कहता है तो इन उस दस एन एंटायर डेटा सेट ऑफ 1 लाख 1 लाख और हाँ 1 लाख पीपल कैन बी स्टोर्ड इन द रैंक टू टेंसर ऑफ शेप, जिसमें ये बता देगा 1 लाख आदमी है और इनके क्या है, 3 फीचर्स हैं, पर्सन, एज और जेंडर। हाँ, मतलब नहीं, हर हर पर्सन को वो एक डेटा पॉइंट ले रहा है। ठीक है, हर पर्सन को वो कह रहा है ये एक डेटा पॉइंट है और उसके कितने फीचर्स हैं, उस एक डेटा पॉइंट के 3 फीचर्स हो गए। ठीक है, लाइक एज, सैलरी एंड तीसरा पता नहीं क्या है। ठीक है। और अगर बहुत लाइक 1000 ऑफ पीपल का डेटा है तो वो आपके सैंपल हो गए। तो फर्स्ट पे आपने क्या डिफाइन करना है हमेशा, कि आप इसके सैंपल कितने उठा रहे हो। लाइक 1000 वो सैंपल उठा रहा है। और सेकंड पे उसने बता दिया कि सेकंड पे उसने बोल दिया कि भाई फीचर्स हैं, और फीचर्स का उसने कितना बता दिया, इसके 2 भी हो सकते हैं फीचर। ठीक है, इसके 3 भी हो सकते हैं, इसके 1000 फीचर्स भी हो सकते हैं। लेकिन वो आएगा किस पर, हमेशा सेकंड एक्सिस पर आएगा, अगर हम टेंसर के फॉर्मेट में अपने मॉडल को ये देने लगे। ये बता रहे हैं ना, रैंक टू टेंसर ऑफ शेप। ठीक है, ये टेंसर की शेप है। सही है, ये आप डायमेंशंस नहीं बता रहे हो। ठीक है, डायमेंशंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये बात हो रही है रैंक की और टेंसर्स की, कि टेंसर्स की शक्ल में डेटा कैसे जाएगा हमारे मॉडल में। हाँ अच्छा अर्शी, तुम यहाँ पे हो, हाँ हाँ, मैं ये क्या यही हूँ। बता रहे हैं, अब डेटा सेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का है, वहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईच डॉक्यूमेंट को कि ये कितनी कितनी दफा एक वर्ड, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि कितने, जैसे हम बहुत सारे तो वर्ड जैसे यूज कर रहे होते हैं ना, जैसे ऑफ है तो कितनी जगह ऑफ यूज हुआ है, तो एक वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में कितनी दफा यूज हो रहा है। तो आउट ऑफ डिक्शनरी ऑफ 20,000 कॉमन वर्ड्स, अब अगर आप डिक्शनरी को जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लें और उसको देखें कि 20,000 कॉमन वर्ड्स उसमें बन रहे हैं, तो ईच डॉक्यूमेंट कैन बी इनकोडेड एज अ वेक्टर ऑफ 20,000 वैल्यूज। तो हर हम्म डॉक्यूमेंट में समझ लें कि 20,000 वैल्यूज हैं। 1 काउंट पर वर्ड इन द डिक्शनरी, तो हर वर्ड एक काउंट होगा। एंड दस एन एंटायर डेटा सेट ऑफ 500 डॉक्यूमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन द टेंसर ऑफ शेप। तो फिर अब ये उसके 500 डॉक्यूमेंट्स के शेप क्या बता रहा है कि 500 डॉक्यूमेंट्स हैं और वहां पे 20,000 वर्ड्स हैं जिनको वो वेक्टर की शेप में लेके आएगा। अच्छा इसको ये वाली चीजें हम और भी ये इनकी ज्यादा क्लियरिटी उसमें होगी जब हम एनएलपी को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और क्लियर हो जाएगा ये। whenever time matters in your data or the notion of sequence order, it makes sense to store it in a rank 3 टेंसर। अब अगर हम इसी के बाद ऐसे देखें, अभी हमने एक डेटा फ्रेम की सूरत में उसको समझने की कोशिश की कि वहां पे कितने तीन तीन फीचर्स थे और बाकी सैंपल्स थे। तो अगर हम इसमें तीसरी कोई चीज ऐड करते हैं जो टाइम सीरीज डेटा है, तो ये समझ में आता है इसका कि इसमें क्या करेंगे कि इसको 3 रैंक टेंसर में लेके जाएंगे विद एन एक्सप्लिसिट टाइम एक्सेस।
ईच सैंपल कैन बी इनकोडेड एज अ सीक्वेंस ऑफ वेक्टर। अब हर जो आपका सैंपल होगा वो सीक्वेंस ऑफ रैंक टू टेंसर के सीक्वेंस में होगा, एंड दस अ बैच ऑफ डेटा विल बी इनकोडेड एज अ रैंक थ्री टेंसर। और इसको ये यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये जैसे आपके सैंपल्स हैं जो कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपके ये फीचर्स हैं, और ये आपके जो है वो टाइम स्टेप्स हैं। इसको तुम और डिस्क्राइब करना चाहोगी अर्शी? मैम नहीं कोई ये तो टाइम बहुत स्टैम्प्स डेटा एग्जाम्पल अगर कोई आप बता दें टाइम स्टैम्प डेटा की। टाइम सीरीज डेटा की एग्जांपल, किसी मॉडल में अगर कोई मॉडल हमें ऐसा ट्रेन करना हो, स्टॉक मार्केट का मॉडल है जिसमें बार बार स्टॉक के चेंज होने से ये फर्क पड़ता है कि वो किस टाइम चेंज हुआ है। डेट की आज 28 है फॉर एग्जांपल, तो आज कितनी दफा वो चेंज हुआ है। वेदर की फोरकास्ट में हम टाइम सीरीज का डेटा यूज हमने करते किया तो हैं। था। आपने इससे जब हम मॉडल ट्रेनिंग कर रहे थे, रिग्रेशन का मॉडल जब हम कर रहे थे, तो उसमें हमने टाइम सीरीज डेटा यूज किया तो था। हाँ, और काफी ज्यादा उसको डिस्कस भी किया था, लेकिन क्योंकि कुछ मॉडल्स हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें टाइम सीरीज का डेटा ही यूज करना होता है। जैसे अगर कोई प्ले हो रहा है, क्रिकेट का प्ले हो रहा है या कोई और प्ले हो रहा है जहाँ पे आपको ये पता करना है कि गोल कितने बज के कितने मिनट पे हुआ था, पहला गोल कितने मिनट पे, तो वो उसमें वो वाला सारा डेटा हमें इसलिए अलग प्रेडिक्शंस के लिए काम में आ रहा होता है। समझ में आ रहा है यहाँ पे या नहीं? यस मैम समझ आ गया। आ रहा है ना? द टाइम एक्सिस इज ऑलवेज द सेकंड एक्सिस, एक्सिस ऑफ इंडेक्स वन बाय कन्वेंशन। लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे ये खुद ही एग्जांपल दे रहा है। डेटा सेट ऑफ स्टॉक प्राइसेस, एवरी मिनट वी स्टोर द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक, द हाईएस्ट प्राइस इन द पास्ट मिनट एंड द लोएस्ट प्राइस इन द पास्ट मिनट। हमें एवरी टाइम देखना हो रहा होता है कि पिछले मिनट में हाईएस्ट जो जिसके प्राइस थे कौन से स्टॉक के थे, और लोएस्ट प्राइस कौन से स्टॉक के थे। दस एवरी मिनट इज इनकोडेड एज अ 3D वेक्टर। तो हर मिनट आपका इनकोड हो रहा था एक 3D वेक्टर में। An entire day of trading is encoded as a matrix of shape 390 by 3। अब अगर हम ये 390 देखें तो ये इंटायर डे के मिनट्स हैं। वो मिनट्स उतने नहीं है जो 12 आवर्स में या 24 आवर्स में होते हैं। ये मिनट वो है आई थिंक जो 9 से 4 या 9 से 5 का जो वर्किंग डे वो होता है वो है। और थ्री इसकी क्या है? अच्छा, देयर आर 390 मिनट्स इन अ ट्रेडिंग डे एंड 250 days वर्थ ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन रैंक थ्री टेंसर। जिसमें क्या आ रहा है? 250 डेज आपके पूरे साल में है जो छुट्टियों से हटके होते हैं। 390 आपके क्या है, वो मिनट है। और थ्री क्या है, ईच सैंपल वुड बी वन डे वर्थ ऑफ डेटा। ये थ्री क्या है? ये थ्री रैंक थ्री आंसर है यार। ये थ्री क्या है अर्शी? मैंने ये देखा नहीं। अ डेटा ऑफ अ स्टॉक प्राइस, every minute we store the current price of stock, the highest price in the past minute, ठीक है, and the lowest price in the past minute, ठीक है। thus every minute is encoded as a 3D tensor, ठीक है। 3D tensors में इसको उसने स्टोर किया। and entry day of trading is encoded as the matrix of a shape। मैट्रिक्स ऑफ अ शेप क्या होगी उसकी? 390 एंड 3। देयर आर 390 मिनट्स इन अ ट्रेडिंग डे, ठीक है। 390 मिनट्स जो होते हैं वो इन ट्रेडिंग डे में आ गए, एंड 250 डेज हो गए। विड्थ ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ रैंक थ्री। ये रैंक रैंक थ्री मिनट्स, रैंक नहीं, थ्री क्या चीज हो थ्री गया? टेंसर ऑफ शेप है। हम्म थ्री नहीं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा अभी यहाँ पर। हम शायद इसको जब इसको इसको दोबारा इसको दोबारा देख हाँ के मैं कल बताऊंगी इसमें ये थ्री क्या है। थ्री आई थिंक इसके फीचर्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स आ रहे हैं, डेज आ रहे हैं और मिनट्स आ रहे हैं, और डेटा की वो तो आ ही नहीं रही है कि नहीं, मुझे इस लग रहा इस है थ्री में हाँ, थ्री में इस शायद थ्री ये में है। रैंक थ्री टेंसर है कि ये इतने इतने मिनट पे। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें इसने स्टॉक का नाम हो सकता है, इसमें जो ये थ्री है इसमें स्टॉक का नेम भी हो सकता है कि कौन सा स्टॉक ज्यादा है और कौन सा कम है। नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होगा, कुछ और होगा। वो फिर हम देख के कल बता देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर ये कहते हैं डेटा सेट ऑफ ट्वीट्स क्या है, वेयर वी इनकोड ईच ट्वीट एज अ सीक्वेंस ऑफ 280 कैरेक्टर्स आउट ऑफ अल्फाबेट और 128 यूनिक कैरेक्टर्स।
In this setting, each character can be encoded as a binary vector of size 128. ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन ये भी मुझे सही याद नहीं आ रहा। 128 करेक्टर्स तो वो है यूनिक करेक्टर्स जो हम जैसे ABCD के साथ जो हमारे पास और करेक्टर्स नहीं होते, जो हमारे कीबोर्ड पे भी होते हैं। तो हम जब ट्वीट कोई करते हैं तो वो ऑफ कोर्स एक टेक्सचुअल टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, तो वो उसको लिखता है सारे के सारे जो उसके वो वाले अल्फाबेटिकल जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इन सारों को लेता है। इन दिस सेटिंग ईच कैरेक्टर कैन बी इनकोडेड एज अ बाइनरी वेक्टर साइज ऑफ 128। तो हर जो कैरेक्टर होता है वो कह रहे हैं कि बाइनरी वेक्टर में इनकोड हो जाता है। And all zeros vector except for a one entry at the index corresponding to the character, then each to it can be encoded as a rank 2 tensor। तो फिर ये इसको इस तरह से इनकोड करता है कि जैसे अगर ये 10,000 या 1 लाख ट्वीट्स है, दूसरा 280 जो है वो कौन से डेटा सेट के कौन से अल्फाबेट्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं सारे जो करेक्टर और आते हैं, 128 इसके यूनिक करेक्टर्स हैं। यूनिक तो लेटर्स वो हैं। इस तरह से एक शेप में स्टोर हो रहा होता है। मतलब अगर इमेज टेक्स्ट डेटा का डेटा दिया जाए मॉडल ट्रेनिंग के अंदर तो वो इस फॉर्मेट में जाएगा। अब इसी तरीके से ये इमेज इमेज डेटा दे रहा है कि इमेज डेटा अगर आएगा आपके पास तो आपने किस तरह का टेंसर शेप बनाकर अपने मॉडल के अंदर डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब आप मॉडल ट्रेन करोगे ना और आपके पास पिक्चर्स आएंगी, तो फिर आपको यहाँ मुश्किल आती है कि आपने अपने मॉडल के अंदर ये जो शेप बनानी है, किस किस फॉर्मेट में, कितने सैंपल देने हैं, कितने मतलब उसके कितने फीचर्स हैं, ये सब फिर आपको बहुत देखना पड़ता है कि जब जब आपने टेक्स्ट दिया तो आपको किस फॉर्मेट में टेंसर बनाकर देना है मॉडल के अंदर। अगर वो वेक्टर फॉर्मेट में, जैसे सबसे ऊपर वेक्टर फॉर्मेट में आता है, तो कैसे शेप देनी है। तो ये ना जरा अपना आप लोग खुद भी दोबारा पढ़िएगा क्लास के बाद, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठे कि मॉडल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा सही फॉर्मेट में डालना। अगर आपने उसी सही फॉर्मेट में नहीं डाला तो मॉडल तो वहीं से ही बिल्कुल आपका बेकार हो गया। अच्छा, और जो भी चीजें समझ में आए वो डिस्कस करना और क्वेश्चंस भी करो, ताकि हमें भी थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी हमारे लिए भी हो। साकिब क्वेश्चन कह रहे हैं फीचर्स सिलेक्शन का क्राइटेरिया है होता है कोई? हाँ, डेफिनेटली फीचर सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। आप उसमें कोरिलेशन वगैरह इस तरह के आप डिफरेंट आप ग्राफिकली आप उसको देखो कि कितना रेलिवेंट है आपका फीचर आपके दूसरे फीचर के साथ। तो अगर वो रेलिवेंट है तो डेफिनेटली आप उस फीचर को रखोगे, अदरवाइज आप उसको स्किप कर दोगे। अब अगर बारिश होती है तो बारिश के होने में, ठीक है, अब बारिश के होने में बादल का आना, बादल का काले बादलों का आना, हवा का ना चलना, मतलब ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना बारिश के होने के लिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसी रैंडम वो बता दें कि भाई उस दिन मैं ये कलर पहनकर निकला, कपड़ों का रंग सबका ये था, तो उससे तो बारिश पॉसिबल नहीं है ना। वो तो आप मतलब उसका क्या ताल्लुक है बारिश का होने से। बारिश के होने से ताल्लुक होता है बादलों का, कि बादल आए, भरे हुए बादलों का होना, फिर वो तारीखें क्या हैं, उन तारीखों में बारिश होती है नहीं होती है। मतलब ये सारी चीजें मिलके आपके लिए एक ऐसा प्रेडिक्टिव मॉडल बनाएंगी जिससे आप ये कह सकते हो कि भाई कल बारिश पॉसिबल है या नहीं है। अब आप सिंपल ऐसे ही कोई भी फीचर डाल दो उसके अंदर कि कल मैं ये खाना खाऊंगा, तो उसका क्या बारिश से कोई कनेक्शन होगा? अगर उसमें ये डाला हुआ भी है कि भाई फला बंदा उस टाइम ये काम कर रहा था, तो उससे बारिश के होने का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर वो फ्यूचर बिल्कुल यूजलेस है। तो ऐसे फीचर जो हमारे मॉडल के लिए यूजलेस होते हैं उनको हम नहीं रखते, उनको फिर हम स्किप कर देते हैं, इसीलिए हम उसका कोरिलेशन देखते हैं। ये वाला टॉपिक भी अच्छा खासा हमने डिस्कस किया था कि कोरिलेशन किस तरह से देखना है, क्या चीजें हैं। लेकिन खैर चलो, अब ये जिस स्पेस में है उस स्पेस में चलते हुए जो जो चीजें दिमाग में आए वो पूछते भी जाओ और सर्चिंग भी करते जाओ। इमेजेस टिपिकली हैव 3 डायमेंशंस, हाइट, विड्थ एंड कलर डेप्थ। हमारे पास इमेजेस की 3 डायमेंशंस होती हैं, हाइट, विड्थ एंड कलर डेप्थ। Although grayscale images like our Amnes digits have only a single color channel, and color thus be stored in rank 2 tensor. By convention, image tensor are always rank 3 with a 1 dimension। जो बात मुझे इससे समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि आपके पास अगर ग्रे स्केल्स हैं, ग्रे स्केल का डेटा है बैच ऑफ 128 ग्रे स्केल, तो यहाँ पे जैसे इसने बताया
ये 128 इमेजेस हैं और वहां पे हम देख रहे थे ना 28 by 28। तो अब हमारी जो इमेज है वो 256 by 256 की है और ग्रे स्केल इमेज में हम यहाँ पे उसकी यहाँ पे 1 लगाते हैं। और अगर हमारे पास कलर डेटा होता है तो सेम वे होता है, लेकिन यहाँ पे हम कलर में थ्री चैनल्स को डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे 3 चैनल्स हैं, RGB इमेज है। दैट्स इट। और इसको पिक्चर के थ्रू भी ये बता रहा है, ये सैंपल्स हैं, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है और ये कलर चैनल्स है। हर कलर चैनल जो है रेड ब्लू ग्रीन बता रहा है। There are 2 conventions for shape of image tensor. The channel last convention। अच्छा, इसके 2 कन्वेंशंस हैं जो हमने देख लिया, जो बात की है हमने। 2 कन्वेंशंस होती हैं, एक ये है कि इसमें क्या है, चैनल लास्ट कन्वेंशन विच स्टैंडर्ड टेंसर फ्लो का जो एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें जो हम उसकी डेप्थ है जिसको हम कहते हैं कलर डेप्थ कहते हैं, वो हम आखिर में डालते हैं। आखिर में हम 1 लिख दें या आखिर में हम 3 लिख दें तो हमें पता चल रहा होता है कि ये हमारा कलर डेटा है या हमारा डेटा कलर नहीं है। मीनवाइल द चैनल फर्स्ट कन्वेंशन प्लेसेस द कलर डेप्थ एक्सेस राइट आफ्टर द बैच एक्सेस। लेकिन हम अगर बैच के फौरन बाद भी कलर डेप्थ डालना चाहें तो वो हम डाल सकते हैं। The previous example would have 128, 256 by 256। इस तरह से ये कह रहे थे कि Keras API provide support for both। Keras के पास जो API है वो प्रोवाइड करती है, बोथ को सपोर्ट करती है। वो इस तरह से भी डाल सकते हैं आप और उस तरह से भी डाल सकते हैं। अब ये आ जाता है वीडियो डेटा के ऊपर। वीडियो डेटा इज वन ऑफ द फ्यू टाइप्स ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा फॉर विच यू विल नीड रैंक 5 टेंसर्स। वीडियो डेटा के लिए आपको 5 रैंक टेंसर्स चाहिए होते हैं। A video can be understood as a sequence of frames। तो वीडियो को हम किस तरीके से समझ रहे होते हैं, वो सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स होता है। ईच फ्रेम बीइंग अ कलर इमेज, और हर फ्रेम के अंदर एक कलर इमेज होता है। बिकॉज ईच फ्रेम कैन बी स्टोर्ड इन रैंक 3 टेंसर, हाइट, विड्थ, color depth। A sequence of frame can be stored in the rank 4 tensors। तो आपका जो सीक्वेंस है फ्रेम्स का वो रैंक 4 टेंसर में स्टोर हो सकता है। जैसे सबसे पहले आ गया फ्रेम्स, फिर हाइट, फिर विड्थ और फिर कलर डेप्थ। एंड दस अ बैच ऑफ डिफरेंट वीडियोस कैन बी स्टोर्ड इन। और फिर जब उस बैच को हम स्टोर करेंगे तो वो फिर रैंक 5 टेंसर बन जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा, हमने वहां पे सैंपल तो लगाए नहीं थे, यहाँ पे हमने अब इसको बता दिया कि भाई सैंपल्स इतने हैं, फिर वो फ्रेम्स में है यानी वीडियो डेटा है, फिर उसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है और इसकी कलर डेप्थ ये है। इस तरह से वो क्या बन जाता है, एक फ्रेम्स के ऐड होने से इसका जो रैंक है वो 5 हो जाता है। फॉर इंस्टेंस 60 सेकेंड्स 144 मल्टीप्लाई बाय 256 YouTube video clip sampled at 4 frames per second would have 240 फ्रेम। अब यहाँ पे ये एक कैलकुलेशन कर रहा है कि अगर आपके पास YouTube का कोई क्लिप हो और उसका सैंपल हो तो वहां पे अगर 4 फ्रेम्स पर सेकेंड चले तो वो 1 मिनट में 240 फ्रेम्स आ जाएंगे। तो अब बैच ऑफ 4 सच वीडियो क्लिप वुड बी स्टोर्ड इन अ टेंसर ऑफ शेप। तो फिर ये आप बता रहे कि इसको इस शेप में हम सेव करेंगे। जैसे कि 4 क्या है, 4 फ्रेम्स पर सेकेंड है, 240 फ्रेम्स पर मिनट है, 144 मल्टीप्लाई बाय 256 जो है इसकी आई थिंक डायमेंशंस है। और 3 इसका क्या है, टेंसर का शेप है जो मुझे समझ में आता है यहाँ पे नहीं। 3 इसके कलर चैनल है, 3 इसके कलर चैनल है। दैट्स टोटल ऑफ 106 समथिंग टाइप, इतनी लाख करोड़ वैल्यूज बन गई। इफ द डी टाइप ऑफ द टेंसर वाज फ्लोट 32 ईच वैल्यू वुड बी स्टोर्ड इन 32 बिट्स। और अगर इसका जो डेटा टाइप है फ्लोट 32 है तो फिर ये स्टोर होगी 32 बिट्स में। सो द टेंसर वुड रिप्रेजेंट द 405 MB। तो आपको फिर पता है कि वो कितना हैवी हो जाएगा वीडियो। यू इनकाउंटर इज इन रियल लाइफ आर मच लाइटर। अब जो हम रियल लाइफ में वीडियोस देख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा लाइट होती हैं बिकॉज दे आर नॉट स्टोर्ड इन फ्लोट 32 एंड दे आर टिपिकली कंप्रेस्ड बाय लार्ज फैक्टर सच एज MPEG फॉर्मेट। तो जब हम उसको MPEG फॉर्मेट में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है। दैट्स वाई वो लाइटर फॉर्मेट में वापस आ जाता है। अच्छा, अब हम दोबारा जाएंगे थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क की तरफ। न्यूरल नेटवर्क की तरफ वापस जाते हैं और
much as any computer program can ultimately reduce a small set of binary operation or binary input and or nor and so on. जैसे हम किसी भी हमने पहले जो प्रोग्राम्स देखे जिसमें हमने डिफरेंट टाइम्स पे इफ एल्स लगाया एंड लगाया और लगाया नॉर लगाया या इस तरह की बहुत सारी चीजें लगाई आर ट्रांसफॉर्मेशन लर्न बाय डीप न्यूरल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस टू अ हैंडफुल ऑफ ऑपरेशंस की फॉर्म में लेके आ गया। मेरी आवाज सबको सही आ रही है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है इस वक्त। और टेंसर फंक्शन सही आवाज आ रही है? हाँ अप्लाइड टू टेंसर ऑफ न्यूमेरिक और उसके बाद न्यूमेरिक डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इट्स पॉसिबल टू ऐड टेंसर मल्टीप्लाई टेंसर एंड सो ऑन। तो अब पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि जो टेंसर्स हैं वो ऐड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। इन आवर इनिशियल एग्जांपल वी बिल्ड अ मॉडल बाय स्टैकिंग डेंस लेयर्स। हमने क्या किया था, हमने पहले जो अपना मॉडल देखा था हमने उसमें मॉडल में डेंस लेयर्स की स्टैक्स लगाई थी टॉप ऑफ ईच अदर। A Keras layers instance look like this। और फिर अब ये दोबारा उसको डिस्क्राइब कर रहा है जो हमने पहले काफी सारी इसके ऊपर डिस्कशन की थी कल वाली मीटिंग में कि केरास डॉट लेयर्स टेस्ट 512 क्या है। तो ये इसको तो हमने अच्छे से समझा था। अब ये बता रहा है वी बिल्ड अवर मॉडल बाय स्टैकिंग डेंस लेयर्स देन दिस लेयर कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ फंक्शन। और इस लेयर को हम एज अ फंक्शन इंटरप्रेट करेंगे विच टेक्स एज इनपुट अ मैट्रिक्स, जो कि क्या लेती है, मैट्रिक्स लेती है और रिटर्न क्या करती है, अनदर मैट्रिक्स को रिटर्न कर रही होती है और एक न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट टेंसर का बना रही होती है। अब वो टेंसर उस शेप में नहीं रहता जब वो आउटपुट दे रहा होता है। स्पेसिफिकली द फंक्शन इज एज फॉलो वेयर w इज अ मैट्रिक्स एंड b इज अ वेक्टर बोथ एट्रीब्यूट्स ऑफ द लेयर। अगर हम ये कहें कि आउटपुट जो था हमारा वो क्या था, आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, डब्ल्यू कह रहे हैं डब्ल्यू मैट्रिक्स है, बी हमारे पास वेक्टर है और इनपुट हमारे पास वो सारी इनपुट है जो हमने ली है। डॉट फंक्शन यहाँ पे लगाया है और उसके बाद जो है ना ये वाला सारा जो है ये इसका आउटपुट है। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ इन सब चीजों को करने में। जहाँ भी एक्स वाई जेड आ जाता है तो मैं भाग जाती हूँ, लेकिन इसको और हम डिस्कस करना चाहें तो हम कल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम अपने मॉडल के ऊपर जाएं तो हम वापस देख सकते हैं। कल हमने किसी बच्चे ने कहा भी था कि रेलू ऑपरेशन क्या कर रहा होता है, तो वो उसको हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं कि ये एक एलिमेंट वाइज ऑपरेशन है दैट आर अप्लाइड इंडिपेंडेंटली। ये हर एंट्री के ऊपर इंडिपेंडेंटली अप्लाई होता है हर टेंसर पे, जो भी टेंसर कंसीडर किया गया है कि जिसको इनपुट लेके आउटपुट देना है। दिस मीन दोज ऑपरेशंस आर हाईली अमेनेबल टू मैसिवली पैरेलल इम्प्लीमेंटेशंस। ये वेक्टराइज करने के लिए बेहतरीन है। आर टर्म्स दैट कम्स फ्रॉम द वेक्टर प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये फिर इसके बारे में इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है और ये रेलू किस तरीके से काम करता है, ये इसका कोड है। अगर चाहो तो ये घर पे इसके कोड को चला के इसको चेक कर लेना, क्योंकि ये वो कोड नहीं है जो हमारे मॉडल में डलेगा। हमने जो मॉडल में उठाया हमने तो सिर्फ इसको इसको अपने पास एज अ एक फंक्शन उठा लिया। अब ये फंक्शन पीछे से किस तरीके से काम करता है वो उसको डिफाइन कर रहा है कि फंक्शन बना के उसने किस तरीके से उसको बनाया है। तो चाहो तो इसको घर पे चेक कर लेना। ऑन द सेम प्रिंसिपल यू कैन डू एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से जहां वहां पे आई थिंक प्लस करा रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहा है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और उसके बाद हम जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग की तरफ। अवर अर्लियर नाइव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नाइव एड ओनली सपोर्ट। ये उसी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसी को डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि टेंसर प्रोडक्ट क्या है और डॉट प्रोडक्ट क्या है। नॉट टू बी कंफ्यूज विद एन एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट। अच्छा, एलिमेंट वाइज अगर पढ़, एक मिनट किसी की चैट भी है। नहीं, जहाँ ये सारा लीनियर अलजेब्रा ही है जिसमें मैं बहुत खराब हूँ। अगर मुझे कोई सपोर्ट करना चाहे तो लीनियर अलजेब्रा जहाँ पे हो, समझना हो किसी को तो वो उसको 10 मिनट में डिस्क्राइब कर दे ताकि हम उसको थोड़ा बहुत समझ के आगे चलें। अच्छा, अब एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं वो पता है। मतलब जैसे अगर टू एरेज हैं, उसका हर एलिमेंट दूसरे वाले एरे के पहले वाले एरे का हर एलिमेंट दूसरे वाले एरे के हर एलिमेंट से जो है अगर कोई भी चीज कर रहा होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो ऐसे ऑपरेशंस को हम एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस कहते हैं।
और एलिमेंट वाइज ऑपरेटर्स की भी बात करते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोस्ट यूजफुल टेंसर ऑपरेशन। तो ये ऑफ कोर्स ये काफी कॉमन भी है अगर हम पाइथन को देखें, और बहुत यूजफुल भी है। इन numpy टेंसर प्रोडक्ट इज डन बाय यूजिंग द np डॉट फंक्शन। अब अगर हम टेंसर की प्रोडक्ट निकालना चाहें तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है, बस हम ये लगाते हैं और हमारी डॉट प्रोडक्ट निकल आती है। तो उसको किस तरीके से निकाल रहे हैं, उसका भी ये बैकएंड पे किस तरह से कोड चलता होगा, वो सारी चीजें बता रहे हैं। और हम इंशाल्लाह अपने मॉडल की तरफ जा रहे हैं। आज टेंसर्स को रीशेप कर रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम कल देखते हैं। अभी 7:58 हो गए। टेंसर रीशेपिंग हमें करनी भी पड़ेगी आई थिंक। अर्शी तुम हो क्लास में? हाँ हाँ, मैं हूँ क्लास में। और ये जो ऊपर सारी चीजें तुमने निकाल दी, मतलब ये अंदर जो मॉडल के अंदर की ट्रेनिंग हो रही होती है ना, बेसिकली ये उनका सारा डिस्क्रिप्शन है कि ऑलगोरिथम काम कैसे करता है। इनपुट जब जाता है तो वो इनपुट किससे जाके मल्टीप्लाई होता है, वेट कैसे जनरेट होते हैं। मतलब ये वो जो लीनियर ऊपर की वो बात पूछ रहा था ना बच्चा, तो वो यही है सब कुछ बेटे, कि अंदर ऑलगोरिथम जब हम जिस प्रॉब्लम के हिसाब से ऑलगोरिथम लगाते हैं तो वो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करता है, वेट कैसे जनरेट होते हैं, किससे मल्टीप्लाई होते हैं, किस तरीके से आउटपुट आता है। तो ये सारी वही है। ब्रॉडकास्टिंग भी थी ऊपर ही, जो मतलब अभी हम लोगों ने ऐसी स्किप कर दी। मतलब इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ो जरूर। हाँ, उससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि एक एक चीज अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ो, जो जो चीजें हमने अभी स्किप करी हैं, ठीक है। आप उनको कल पढ़ो, और अगर उससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर क्लास के अंदर करो। टेंसर ये जो टेंसर रीशेपिंग है, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, और ऊपर पहले आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे, जो भी किसी को भी ऊपर के बुक उसमें प्रॉब्लम होगा। किताब आई थिंक अनम ने शेयर कर दी है, तो किताब आप लोगों के पास है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो वो गेयर ऊपर थे ना, वो गेयर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है। बुक का नाम ये आई थिंक अनम तुम दोबारा इधर चैट में शेयर कर दो, ताकि जिनके पास नहीं है वो ये बुक पढ़ लें। उस पे पढ़िए 7 PM वाली जो वो है ना चैट स्लैक की, उस पे पड़ी है। क्योंकि मीटिंग वैसे भी मैं अगर करूँ तो मीटिंग खत्म ही होने वाली है, वो मिलेगी भी नहीं ना डाउनलोड होगी। हाँ, मैं क्योंकि उसी ये चैट में बहुत, अगर नहीं मिले तो हाँ मैसेज, उसमें 7 PM वाली चैट में मैसेज करो, मैं भेजती हूँ। लेकिन मैसेज जरूर करो। हाँ, ठीक है, लेकिन चलो, आप लोग ओके। please ये सारे टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ,